वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। देखिए, आज इस हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो बेसिकली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत मैथमेटिक्स का जो पेपर है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी। एक था आपका ग्रेडियंट, एक था आपका डाइवर्जेंस और एक था आपका कर्ल। तो उसी चैप्टर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बेसिकली तीन है, ठीक है ना। तो मेनली दो को हम ज़्यादा फोकस करके समझेंगे, तीसरा हम एज इट इज उसको याद ही कर लेंगे। ज़्यादा संभावना है उन दो थ्योरम के आने की है। तो जो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है कौन कौन सी है? एक है आपकी गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, ठीक है ना, गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, और दूसरी आपकी स्टोक्स कर्ल प्रमेय, ठीक है ना, स्टोक्स कर्ल थ्योरम। इन दोनों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास समय की कुछ लिमिटेशंस है, एग्जाम आपके बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो चीज़ें आपको समझा सकूं। 2 लाइन का स्टेटमेंट है, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आएगा। तो देखिए, अब मैं सीधा लिख करके आपको रटवा दूं, लेकिन उसके बजाय मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर अभी मैं क्या करूंगा, 3 प्रकार के इंटीग्रल लिखने वाला हूं। 3 प्रकार के इंटीग्रल। हम लोग जब इंटीग्रेशन या इंटीग्रल को पढ़ते तो जनरल इस प्रकार से लिखते हैं, कोई भी यहां पर आपने संख्या लिख दी, कोई f लिख दिया और यहां पर dx लिख दिया, इस तरह से। तो ये इस प्रकार का इंटीग्रल है। कई बार आपने इस तरह के इंटीग्रेशन देखे होंगे, इस प्रकार से डबल लगाया, यहां पर लिख दिया आपने f dx dy। कई बार हम इस प्रकार का इंटीग्रेशन भी देखते हैं, f dx dy dz। इसको हम जनरली कहते हैं लाइन इंटीग्रल, ठीक है ना, या सिंगल इंटीग्रल। इसको हम कहते हैं डबल इंटीग्रल, इसका आगे का नाम आएगा सरफेस इंटीग्रल या पृष्ठ समाकलन। और इसको हम कहते हैं ट्रिपल इंटीग्रल या इसको हम कहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम, देखो इसको लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये dx लेंथ पर इंटीग्रेशन हो रहा है, केवल एक लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम कह देंगे लाइन इंटीग्रल। ये आपके देखो dx dy, तो दो विमा है, 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन हमेशा किसको डिनोट करती है, किसी न किसी सरफेस को। कोई भी जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उसकी डायमेंशन हमेशा क्या होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू विड्थ या ब्रेथ, कुछ भी, यानी उसकी डबल डायमेंशन होती है इस तरह से, x और y। और ये dx dy dz, तो ये एक प्रकार के वॉल्यूम को दर्शा रही है, तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल। तो इन तीनों प्रकार के इंटीग्रल को हम कैसे लिखते हैं वो देखो मैंने यहां पर नोट किया है। मैंने यहां पर 3 प्रकार के इंटीग्रेशन की चर्चा करूंगा मैं, रेखीय समाकलन या लाइन इंटीग्रल, पृष्ठीय समाकलन या सरफेस इंटीग्रल, और तीसरा है आपका आयतन समाकलन या वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इनको लिखते कैसे हैं? देखिए, रेखीय समाकलन को तो लिखने का सिंपल सा तरीका होता है, इसको हम लिखते हैं f डॉट dr। ये आपके सिंपल सा तरीका है रेखीय समाकलन को लिखने का, आप ध्यान रखिए बस। सरफेस इंटीग्रल को लिखने का तरीका है डबल इंटीग्रेशन f डॉट ds। अब ds देखो, जैसे ही आपने डॉट लगाया तो हमेशा ध्यान रखना, डॉट के इधर भी वेक्टर होगा और इधर भी वेक्टर होगा। तो ये ds क्या है, एक एरिया है, dx dy से मिलकर के बना है। और कोई भी जो एरिया होता है उसकी क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा कैसी राशि है, सदिश राशि है। उसका एक परिमाण भी होता है, यानी उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। और डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, एन कैप। जो भी एरिया है उसके लंबवत यानी परपेंडिकुलर, या तो अबव होगी या डाउनवर्ड होगी। तो इसलिए इसको वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ एक एन कैप लिख देंगे। तो ये एन कैप ds पूरा मिलकर के एक वेक्टर है और ये f एक वेक्टर है। तो जब कभी भी ध्यान रखिए पृष्ठ समाकलन लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। कई बार हम इस पृष्ठ समाकलन को इस तरह से लिखते हैं, क्लोज लगा करके, इस तरह से s f डॉट एन कैप ds। ये दोनों सेम चीज है, आप इस तरह से लिख सकते हो। अभी बताऊंगा क्लोज क्या है। और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, या तो आप इस तरह से ट्रिपल लिखिए और ये हो जाएगा आपका f dv। अब यहां पर आपके f वेक्टर नहीं है, क्यों? क्योंकि आयतन क्या है आपका, एक मतलब कहने का मतलब f तो वेक्टर भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहां पर डॉट क्रॉस नहीं लगाया। डॉट क्रॉस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो आयतन है, आयतन हमेशा अदिश राशि होती है, और जब कभी भी अदिश राशि आप लिखते हो तो उसके राइट लेफ्ट हम कभी भी डॉट क्रॉस नहीं लगाते, क्योंकि डॉट क्रॉस हमेशा 2 सदिश राशियों के बीच में ही लगता है। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे लिखते हैं। इसको कई बार ऐसा भी लिख सकते हो, v f dv, ये की बात है। v का मतलब ये ट्रिपल इंटीग्रल, s का मतलब है डबल इंटीग्रल, और ये सिंगल का मतलब आपका सिंपल इंटीग्रल है। तो ये 2 चीजें आपके बहुत काम आएगी, तो ये और ये इस तरह से लिखते हैं। तो तीनों ही प्रकार के इंटीग्रल आपको पता चल गए, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। अब मेन काम हमारा क्या है, जो 2 प्रकार के थ्योरम है, वो 2 थ्योरम आपको बता क्या रहे हैं। उन 2 थ्योरम का सिंपल सा इतना ही काम है, वो ये जो तीनों प्रकार के इंटीग्रल है, इनको आपस में इंटरचेंज करने के काम आते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन में या कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें लाइन इंटीग्रल दे रखा है और आपको उस लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलना है, तो उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर थ्योरम होगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपके पास कोई सरफेस इंटीग्रल है और उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलना है, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या होगा कि स्पेशल थ्योरम होगा।
तो जो गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में या वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, दोनों वाइस वर्सा है। ऐसा नहीं है केवल सरफेस को वॉल्यूम है, आपके पास वॉल्यूम है तो उसको सरफेस इंटीग्रल बदल सकते हो, और अगर आपके पास सरफेस है तो उसको आप वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल सकते हो। तो ये चीज पता चल गई। और दूसरा आएगा स्टोक्स का कर्ल थ्योरम, वो क्या करेगा, वो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में या सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में बदलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी, आगे मैं लिखूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, सीधा रटवाने के बजाय मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। 5 मिनट लगेंगे, सुनोगे तो आपको वहां जब एग्जाम में लिखोगे तो एकदम से गलती नहीं होगी, क्योंकि अब एक ही दिन बचा, आप पढ़ के जाओगे तो अगर थोड़ी सी चीज समझी हुई रहेगी तो आपके लिखने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि अगर लिखने में गलती कर दी तो वो सारी मेहनत आपकी खराब चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए 2 शब्द और आप ध्यान से सुनिए। जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूं, ये पूरा एक रूम है, इस रूम का क्या होता है, एक आयतन होता है, लेकिन कोई भी आयतन तब बनता है जब उसको चारों तरफ से पैक हो। जैसे मान लीजिए, मैं सपोज करो आपको चीज क्या बताऊं, जैसे मान लो मैंने ये ले ली, एक बुक है, इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, इसकी मोटाई भी है, तो ये पूरा इसका अंतर्गत एक आयतन है। ध्यान रखो, अगर मैं 3 डायमेंशन लेता हूं, 1, 2 और 3, तो ये पूरा एक आयतन है। लेकिन ये आयतन कब बनेगा, जब ये तीनों डायरेक्शन क्या हो, पैक हो। यानी कोई भी आयतन तब बनता है जब वो किसी न किसी सतह द्वारा परिबद्ध हो, किसी न किसी क्षेत्रफल द्वारा परिबद्ध हो। तो ध्यान रखना, वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड सरफेस। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और कोई भी क्षेत्रफल होता है, जैसे मान लीजिए सपोज करो ये बुक लीजिए आप वापिस से, इसके ऊपर वाली सतह को देखता हूं, ये क्षेत्रफल बना रहा है, एक सतह बना रहा है। ये सतह कब बनेगी, जब ये पूरा क्या बने, एक क्लोज लूप बने। ये क्या बने, पूरा एक क्लोज लूप बने। क्लोज लूप बनेगा, एक लूप बनेगा, तो उसके अंतर्गत का जो क्षेत्र होता है, यानी किसी लूप के द्वारा घेरा गया या परिबद्ध किया गया जो भाग होता है वो क्षेत्रफल कहलाता है, और क्षेत्रफल के द्वारा परिबद्ध किया गया भाग वो हमेशा आयतन कहलाता है। ये शब्द काम में आएंगे, वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज सरफेस और सरफेस एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज लूप। तो ये ध्यान रखना, आयतन हमेशा सतह द्वारा परिबद्ध होता है और क्षेत्रफल हमेशा एक लूप के द्वारा या एक रेखा के द्वारा हमेशा क्या होता है, परिबद्ध होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब बस आगे मैंने स्टेटमेंट लिखे, देखो गाउस का अपसरण प्रमेय या गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, वो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। किसी बंद पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। 2 चीजें हैं। क्या कह रहा है, किसी बंद पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन। तो आप एक चीज ध्यान कीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक सदिश क्षेत्र है f, तो उसके पृष्ठ समाकलन को हम कैसे लिखते हैं, f.n(ds). ये तो आपको पता है। और किस पर है, बंद पृष्ठ पर है, तो ये लीजिए बंद पृष्ठ। फिर क्या लिखा है, ये जो पृष्ठ समाकलन है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस। तो मेरे पास सदिश क्षेत्र क्या है, ये रहा सदिश क्षेत्र। इसके डाइवर्जेंस को मैं कैसे लिखूंगा, इसके डाइवर्जेंस को लिखता हूं डेल डॉट एफ। आपको पता है ना, कोई भी अगर वेक्टर फील्ड हो या कोई भी सदिश हो तो उसका डाइवर्जेंस हमेशा क्या होता है, डेल डॉट एफ। तो आगे क्या लिखा है, उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन। तो ये मेरा क्या बन गया, एक राशि बन गई, इसका आयतन समाकलन क्या हो गया, डीवी, और यहां पर मैंने लिख दिया वी के बराबर होता है। तो देखिए, ये अगर आप ये इक्वेशन लिखते हो तो इससे पृष्ठ समाकलन को मैं आयतन समाकलन में बदल सकता हूं, या इस आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में बदल सकता हूं। अगर मुझे पृष्ठ समाकलन दिया गया है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा डाइवर्जेंस लिख दूंगा, तो वो मेरा आयतन समाकलन बदल जाएगा। अगर मेरे को आयतन समाकलन दिया गया है तो पृष्ठ समाकलन कैसे बदलूंगा, इस फॉर्मूले से बदल दूंगा। तो ये स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है, ये लाइन लिखनी है और ये आपको फॉर्मूला लिखना है। जैसे आप और ये लाइन और ये फॉर्मूला लिखोगे तो आपकी गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय का कथन हो जाएगा। एक काम आप ये भी कर सकते हो, अगर कथन पूछे तो यहां पर एक एरो लगा के लाइन लिख लीजिए। आप क्या लिखोगे, आप लिखिए यहां पर, इस प्रमेय की सहायता से पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में तथा आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में बदला जा सकता है। तो ये लाइन में आप लिख दोगे तो आपकी जो स्टेटमेंट एकदम पुख्ता हो जाएगा। क्या है वो बता दिया और क्या यूज है वो भी बता दिया। तो ये स्टेटमेंट आप जैसे लिखोगे एग्जाम में तो आपका पूरा मामला सेट हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम हमेशा पृष्ठ को आयतन में या आयतन को पृष्ठ में बदलता है। और मैथमेटिकल भी कोई एरर नहीं है, क्योंकि देखो
आयतन समाकलन में हमेशा आप ध्यान रखोगे डॉट क्रॉस नहीं है, डीवी काम में ले लो तो आगे एक अदिश राशि होगी। और आपको पता है डाइवर्जेंस, किसी भी सदिश का डाइवर्जेंस हमेशा क्या होती है, अदिश राशि होती है। इसलिए यहां पर आपने कर्ल काम में कर लेते तो फिर डीवी नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि डीवी तो एक अदिश है, तो अदिश के साथ आपको अगर डॉट क्रॉस के रूप में लिखना है तो हमेशा डॉट क्रॉस नहीं लिख सकते, तो आपको हमेशा क्या लिखनी पड़ेगी, एक अदिश राशि लेनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने क्या ले लिया, डाइवर्जेंस। तो ये तो हो गया किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन, वो डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। तो याद रह जाएगा आपको, बहुत आसान है, लिख लीजिए, 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। अब हम अगला पार्ट करते हैं, स्टोक्स का कर्ल थ्योरम, वो भी मैंने लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है देखो, किसी बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ पर सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। तो वही वापिस आपने क्या लिखा, आपके पास कोई एक क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, किसी न किसी सीमा द्वारा परिबद्ध होगा। तो उस क्षेत्रफल पर आप क्या लिखोगे, किसी सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो रेखा समाकलन कैसे लिखते हैं, देखिए आप, रेखा समाकलन लिखते हैं एफ डॉट डी आर, लिखा आपने, और बंद पृष्ठ है तो इसको क्लोज करके सी लिख दीजिए। सी होता है लाइन इंटीग्रल के लिए, एस होता है सरफेस इंटीग्रल के लिए, वी होता है वॉल्यूम इंटीग्रल के। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सदिश क्षेत्र के कर्ल के। तो ये लीजिए, सदिश क्षेत्र का कर्ल हम कैसे लिखते हैं, डेल क्रॉस एफ, सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकलन। और आपको पता है डेल क्रॉस एफ क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि कर्ल का आंसर सदिश आता है तो उसको हम क्या ले सकते हैं, पृष्ठ समाकलन। तो इसका पृष्ठ समाकलन क्या होगा, डॉट एन कैप डीएस, और ये आप यहां पर कर दीजिए एस। तो ये आपके स्टेटमेंट किसका हो गया, स्टोक्स के कर्ल थ्योरम का हो गया। और यहां पर भी एक लाइन लिख दीजिए, क्या लिखोगे, सेम वो वाली मैं लिख नहीं रहा हूं, कि स्टोक्स के कर्ल प्रमेय की सहायता से पृष्ठ समाकलन को रेखीय समाकलन में तथा रेखीय समाकलन को पृष्ठ समाकलन में बदला जा सकता है। वो भी आप लाइन लिखिएगा यहां पर जरूर। और ये स्टेटमेंट हो गया इसका मैथमेटिकली। तो ये 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम थे जो मुझे आपको बताने थे। ग्रीन थ्योरम है वो अभी आपको वैसे तो समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो फिर भी आ जाएंगे, लेकिन मैंने क्या किया है, इस लेक्चर में ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट तो लिख ही दिया है। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा, नोट करके याद कर लो, अभी एग्जाम में तो आपके एज इट इज काम आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे बुक में लिखा हुआ है, लेकिन चलो लेक्चर के साथ साथ आपको मिल गया। आगे कभी समय मिलेगा, ठीक है ना, किसी और क्लासेज में, तो उस तरह से बताएंगे। अभी आपका एग्जाम के हिसाब से काम चल जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम 100% आप याद कीजिएगा, अच्छे से 2 बार लिख के याद कर लीजिएगा, समस्या नहीं होगी। छोटा सा लेक्चर है 10-15 मिनट का, सुन लीजिए, पूरे आपके 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पक्के कवर हो जाएंगे, नहीं तो एक तो पक्का कवर होगा, ठीक है ना। और बाकी की जो चीजें मैंने आपको बताई वो आप जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।